Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम वर्क एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर का स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये टॉपिक स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा। तो वर्क एनर्जी एंड पावर में इस चैप्टर में जो दो टॉपिक है अपने, एक वर्क एनर्जी थ्योरम और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, आपको इस चैप्टर में से इस दो टॉपिक पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने इसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। और ये जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन वर्क एनर्जी एंड पावर के स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी से भी बहुत ज्यादा बनते हैं। तो एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्क एनर्जी एंड पावर में आपको ये दो टॉपिक मस्ट है, पहला वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर अभी आपके मन में इधर उधर के थॉट्स आ रहे हैं तो पहले उन थॉट्स को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो और अपना जो पूरा का पूरा फोकस है बोर्ड पे रखो क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है इसे पढ़ाने से पहले मैंने आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये जो टॉपिक है अपना, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये जो टॉपिक है अपना, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको कवर कर दिया है जिसमें मैंने आपको कहा था अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहे हैं, मतलब ये जो फोर्स है ये सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स है, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो उस केस में ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होती है और जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो सेम होती है। ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कवर किया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि अगर किसी, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या कहता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में बच्चा उसकी जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होती है और जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होती है ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सेम होती है। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है तो अभी बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो हमें जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है बेटा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पहले मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट बढ़ाई थी, आज फिर से एक बार आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ देता हूं ताकि आपका पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसे मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा सकता, मुझे डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। देखो मान लो ये पेन अभी मेरे हाथ में है, फॉर एग्जांपल मैंने उसको यहाँ से इस पोजीशन में मैंने इस पेन को मतलब पहले पेन मेरा हाथ में था, अभी मैंने पेन को इस पोजीशन में मूव किया है। तो जैसा कि ये पेन इस पोजीशन में था, अभी ये पेन इस पोजीशन में है, मतलब क्या, मैंने इस पेन के ऊपर क्या किया बेटा, फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, पेन की डिस्प्लेसमेंट हुई। इसका मतलब क्या, पेन ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। तो पेन अभी यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया, मतलब इस पेन ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। तो ये जो वर्क डन की इस पेन के ऊपर हुआ है या फिर इस पेन ने फोर्स की वजह से जो वर्क डन किया है वो वर्क डन एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो चुका है। तभी तो अगर मैं इसे छोड़ दूं तो वो नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा, क्योंकि इसमें इसके ऊपर जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट द ग्रेविटी वो वर्क डन एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो चुका है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन होता है और तो वो जो वर्क डन है बच्चा, वो वर्क डन अगर स्टोर्ड वर्क डन है तो उसे हम वर्क डन नहीं कहते, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी हम किसी वर्क डन को स्टोर करके रखते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होके उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है और वो जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होकर जो वर्क डन होता है, अगर वो वर्क डन कहीं पे स्टोर होके रहता है उस ऑब्जेक्ट में तो वो वर्क डन नहीं कहलाएगा, उसे हम कहेंगे बच्चा पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉपिक मैंने आपका पोटेंशियल एनर्जी में क्लैरिफाई कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल अभी ये चेयर है, ये चेयर यहाँ पर स्टेबल है, तो इसका मतलब इस चेयर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है। बट इसके ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं बच्चा वो सारे के सारे फोर्स कौन से, कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लगे, इसका मतलब क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क ऑलरेडी हो चुका है और वो वर्क इस चेयर ने जो है
अपने अंदर स्टोर करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस वर्णन को हम कहते हैं बच्चा पोटेंशियल एनर्जी। मोटी मोटी पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्णन होता है और वो वर्णन एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है बच्चा, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का प्रॉब्लम्स है, मैंने ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो जाके आप वो भी लेक्चर अटेंड कर सकते हो, ठीक है। बट कैसा रहता है बेटा, मैं आपको जो है कभी भी मतलब ऐसे हवा में नहीं बोल सकता, मुझे आपको बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपका पोटेंशियल एनर्जी का अभी कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी देखो बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी क्या, द work the energy which is stored in the form of work done is called as, or the work done is the stored in the form of energy, such a energy is said to be potential energy, ठीक है। अभी देखो, मान लो अपने पास एक स्प्रिंग है, अभी हम स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होती है आप जानते हो। स्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होती है बच्चा, जब किसी वायर को हम कॉइल करते हैं और कॉइल करके उसका जो शेप होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, या फिर किसी भी कंडक्टर को जब हम कॉइल करते हैं तो उसकी क्या बनती है बच्चा, एक स्प्रिंग बनती है। तो ये स्प्रिंग सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये अपनी स्प्रिंग है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को फॉर एग्जांपल इस स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच किया हमने, इस पर फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इन द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड साइड। तो अभी जो अपनी स्प्रिंग थे, इस स्प्रिंग थी अभी इस पोजीशन में है, बट 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट होने की वजह से स्प्रिंग क्या हो गई बच्चा, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई। सिंपल सा कंसेप्ट है। स्प्रिंग थी, स्प्रिंग के ऊपर हमने राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो अभी स्प्रिंग क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई। देखो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ और स्प्रिंग स्ट्रेच भी हो गई, मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या, स्प्रिंग ने कुछ ना कुछ वर्णन किया है, और ये जो वर्णन स्प्रिंग के ऊपर हुआ है उस वर्णन को हम कहेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं, यहाँ पे स्प्रिंग थी, हमने राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो स्प्रिंग क्या हो गई, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई। तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, इसका मतलब क्या, स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट भी हो गई और स्प्रिंग के ऊपर फोर्स भी लगा है। इसका मतलब क्या, स्प्रिंग ने कुछ ना कुछ वर्णन किया है। अभी वो जो वर्णन है, वो वर्णन इस स्प्रिंग में एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर्ड हो चुका है, और उस वर्णन को हम कहते हैं बच्चा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग and spring is stretched or spring is compressed, or in other words, when the force is applied on the spring, then spring attains some displacement, therefore some amount of work is done by the spring, and which is stored in the form of work done which is stored in the form of energy. Such a energy is said to be spring potential energy. आराम से पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना है। देखो क्या पढ़ना है बच्चा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की पहले आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई करता हूं, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी आराम से पढ़ेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है, शॉर्टकट में नहीं समझाऊंगा बट ब्रीफ दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखो पहले अपने पास स्प्रिंग थी, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई। इसका मतलब क्या, स्प्रिंग ने कुछ ना कुछ वर्णन किया, और वो जो वर्णन है बेटा, वो वर्णन स्प्रिंग ने क्या किया, एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो वर्णन स्टोर किया। तो ये जो वर्णन है वो स्टोर किया हुआ वर्णन है, और ये स्टोर किया हुआ वर्णन, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तभी तो हम जब इसे छोड़ते हैं तब वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है। क्यों आता है, क्योंकि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आई होप आपको थोड़ी चीजें, अभी थोड़ी बहुत चीजें 20% चीजें क्लैरिफाई हो रही होगी, ठीक है। अभी देखो पहले स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये स्प्रिंग है बेटा, जब स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, तो स्प्रिंग के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो स्प्रिंग के अंदर एक ऑटोमेटिक स्प्रिंग फोर्स तैयार होता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग है, हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद ये स्प्रिंग भी एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने वाला एक फोर्स खुद के अंदर जनरेट करती है। मतलब जब तुम इस स्प्रिंग को खींचोगे तब तुमने जो एक्सटर्नल फोर्स इस स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई किया है उस फोर्स को स्प्रिंग
अपोज करेगी बाय इंड्यूसिंग सम स्प्रिंग फोर्स इन द स्प्रिंग। मोटा मोटा क्या, जब तुम स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तब स्प्रिंग भी क्या करती है, उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने के लिए खुद के अंदर एक न्यू स्प्रिंग फोर्स क्रिएट करती है। मतलब जब तुम स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, उसी वक्त स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होगा जो एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करता है। उसे हम कहते हैं बेटा स्प्रिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स। मतलब क्या, स्प्रिंग फोर्स क्या है बेटा, स्प्रिंग के अंदर फोर्स होता है जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं या फिर रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जब तुम इलास्टिसिटी में पढ़ोगे तब तुम्हें रिस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो रिस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स क्या है, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग there is a new force is induced in the spring which oppose the external force is called स्प्रिंग फोर्स और रेस्टोरिंग। देखो स्प्रिंग को तुमने पकड़ा, स्प्रिंग को तुमने खींचा और छोड़ दिया, तो स्प्रिंग फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तुम स्प्रिंग को खींच रहे थे तब स्प्रिंग भी तुम्हें अपनी तरफ खींच रही थी, बट तुम्हारा फोर्स ज्यादा था, उसका फोर्स कम था। तो जब तुमने स्प्रिंग को छोड़ दिया तब स्प्रिंग फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गई। वो किसकी वजह से आ गई, वो स्प्रिंग फोर्स या फिर रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ गई। अभी तुम्हें स्प्रिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स की कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। 101% तुम्हारी स्प्रिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स की कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। आई नो दैट। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या है बेटा, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग देयर इज अ न्यू फोर्स इज इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। इंड्यूस मतलब क्या, ऑटोमेटिक तैयार होता है। which oppose the external force, मतलब क्या, जब स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है तो स्प्रिंग के अंदर एक जो खुद का जो फोर्स है वो इंड्यूस होता है जो एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करता है। वैसे फोर्स को हम कहते हैं बेटा स्प्रिंग फोर्स या फिर रेस्टोरिंग फोर्स। उसी की वजह से स्प्रिंग इनिशियल पोजीशन पे अपने आ जाती है। ठीक है, तो देखो ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, तो जितना तुम इस स्प्रिंग को खींचोगे उतना स्प्रिंग फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा या कम प्रोड्यूस होगा। देखो ये स्प्रिंग है अपना कॉमन सेंस बेटा, जब हम स्प्रिंग को ज्यादा खींचेंगे मतलब क्या, स्प्रिंग के अंदर ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स तैयार होगा। देखो ये अपने पास स्प्रिंग है और तुम उसे खींचते जा रहे हो और एक वक्त आएगा उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी और वो टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इतना सारा स्प्रिंग फोर्स क्रिएट हुआ है या फिर इतना सारा रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ है जिससे वो स्प्रिंग संभाल नहीं सकती, इसीलिए वो स्प्रिंग टूट जाएगी। मतलब क्या, जितनी स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट होगी उतना स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा सेकंड पॉइंट में, ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा। सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लाइन लिखता हूं मैं, सेकंड पॉइंट को हम लिख सकते हैं बेटा स्प्रिंग फोर्स। मैं यहाँ पे ये लिखता हूं, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होगा। आई होप ये चीजें तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। अभी देखो यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो फिजिक्स में अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखते, तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखेंगे बेटा के इंटू एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। यही से हम के की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो ये एक्स कैसा है, मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को, तो एफ अपॉन एक्स, ये हो गया अपना के का फॉर्मेट। के क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। जितना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ उतनी ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, यहां से हम इसका एसआई यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। एसआई यूनिट क्या आएगा, फोर्स का होता है बेटा न्यूटन। ठीक है, एक्स मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, तो के का जो एसआई यूनिट है वो क्या आया बेटा, न्यूटन पर मीटर। यही से हम उसके डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। न्यूटन के डायमेंशन क्या होते हैं आप सभी जानते हो बेटा, m1 L1 T माइनस।
ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है बेटा, अपॉन में मीटर है, मतलब क्या L1, तो L1 गेट्स कैंसल, के डायमेंशन आए बेटा M1 और T-2, ठीक है। ये हो गया अपने स्प्रिंग फोर्स के बारे में कुछ बात। बट अभी हमें देखना क्या है, हमें देखना है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो बेटा, जो अपनी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वो वर्क डन है। बट कौन सा वर्क डन है, स्टोर्ड वर्क डन। तो हम वर्क डन का सहारा लेकर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। बट आप जानते हो बेटा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है बेटा, एक स्टोर्ड वर्क डन है। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता क्या है, वर्क डन होता है, स्प्रिंग वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, kx, ओके। तो kx क्या है, अपना फोर्स है। मान लो अपने पास ये स्प्रिंग है, ठीक है, और इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, तो इसके अंदर क्या क्रिएट होगी, डिस्प्लेसमेंट की, सॉरी, इसके अंदर क्या क्रिएट होगा बेटा, इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो गई है। तो अभी इसमें क्या है, अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी। मान लो हमें वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट या फिर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करेंगे और उसको इंटीग्रेट करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करेंगे। और एक बार अगर हमने वर्क डन को फाइंड कर दिया, तब हम क्या करेंगे बेटा, तब हम इजीली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट या फिर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। देखो, तो फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहां पे लिखता हूं मैं, फॉर स्मॉल वर्क डन, W और D। तो यहां पर मैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू DW इज इक्वल टू F, जो है वो अपना स्मॉल F है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है DX। तो क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, D इंटू W, यहाँ पे क्या आएगा, F इंटू DX, ठीक है। तो D और इंटीग्रेशन गेट्स कैंसिल, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, F की वैल्यू कौन सी है, ये जो F है बेटा, ये स्प्रिंग फोर्स है, और F की वैल्यू क्या है बेटा, kx। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, kx इंटू dx, ठीक है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, उसको आपको याद दिखता है, मैंने इसको जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, वर्क डन क्या है बेटा, इंटीग्रेशन kx इंटू dx। तो k तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहता, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, x इंटू dx। और इसका फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, ये रहता है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। देखो, अगर हमारे पास ये फॉर्मेट होता है x टू द पावर n इंटू dx, तो हम उसे क्या लिखते हैं बेटा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर n इज द पावर ऑफ दैट वेरिएबल। तो इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, k, x का पावर 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, और 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, x स्क्वायर अपॉन d, दैट इज w इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1/2 kx का स्क्वायर, एंड इट इज implies that the spring potential energy that is u is equal to 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई अपनी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला है बेटा आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज u इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। आई होप तुम्हें स्प्रिंग फोर्स समझ में आ चुका होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी तुम्हें समझ में आ चुकी होगी, और ये फॉर्मूला 1/2 kx स्क्वायर कैसे आया ये भी तुम्हें समझ में आ चुका होगा। इसे एक बार पॉज करके नोट करो, फिर इसके ऊपर हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसे पॉज करके नोट करो बेटा। चलो, हो गया, आई होप सबका हो गया है, ठीक है। अभी देखो, कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ चुकी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ चुकी है, इसका फॉर्मूला भी तुम्हें समझ में आ चुका है। अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वो भी तुम्हें डिस्कस करना है, मतलब मुझे तुम्हें बताना है। और एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जो है, जब मैं तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इसके अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तब वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमें इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टडी करने हैं, ठीक है। अभी देखो, मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल
तो अभी मैं आपको एक बार फॉर्मूला जो है डिस्कस करता हूँ। क्या है अपने वर्क डन का फॉर्मूला 1/2 kx का स्क्वायर, और ये वर्क डन क्या है, ये स्टोर्ड वर्क डन, मतलब U इज इक्वल टू क्या आया 1/2 kx स्क्वायर। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। यहां से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, और जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट में भी डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी। जितनी कम जितनी कम डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी कम डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, अभी यहाँ से तुम्हें दो चीजें समझ में आ गई है। अभी देखो बेटा, मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अभी हमने क्या देखा कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। तो मान लो तुम्हें क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन दी जाए कि देयर आर टू स्प्रिंग्स, ये पहली स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है। इसको मैं लिख के नहीं दूंगा, आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में इसे सॉल्व करोगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो अपने पास दो स्प्रिंग है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू स्प्रिंग्स। इस स्प्रिंग पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इस स्प्रिंग पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K2 है, वेयर K1 इज ग्रेटर देन K2, वेयर K1 इज ग्रेटर देन K2। तो आपको हमारी ये पहली S1 स्प्रिंग है और ये हमारे पास दूसरी S2 स्प्रिंग है। तो किस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, S1 की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या S2 की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी? ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो अपने पास स्प्रिंग है, हमने सेम फोर्स अप्लाई किया, बट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इसके स्प्रिंग कांस्टेंट से मैक्सिमम, मतलब K1 इज ग्रेटर देन K2। तो कौन से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, S1 की मैक्सिमम रहेगी या S2 की मैक्सिमम रहेगी? तो इसका आंसर क्या है बेटा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी K पर डिपेंड करती है। फर्स्ट S1 का K1 मैक्सिमम है, किससे, K2 से। मतलब क्या, जो अपनी S1 स्प्रिंग है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो वहां पे आपको कॉमन सेंस यूज करना है। कैसे कॉमन सेंस यूज करना है कि आप देखोगे K1 पे तो वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा K1 या फिर जितना ज्यादा K उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, पहली कंसेप्ट। दूसरी कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर भी हमने सेम फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर भी हमने सेम फोर्स अप्लाई किया, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क। तो यहाँ का भी फोर्स सेम है और यहाँ का भी फोर्स सेम है। तो हम आंख मूंद कर कह सकते हैं कि S1 इज ग्रेटर देन S2, या फिर S1 स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी S2 स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, अभी देखो मान लो कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हो, if a spring is stretched by 2 centimeter having spring constant 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एंड देन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.4 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन अपने पास। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, एक स्प्रिंग है उसको हमने 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बेटा 10 न्यूटन पर मीटर, और उसके बाद इसी स्प्रिंग को हमने फिर से रेस्ट पे लाके फिर से इसको हमने 0.4 सेंटीमीटर पे स्ट्रेच किया। तो क्या कहता है, देन फाइंड इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उस स्प्रिंग में जो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी उसमें कितना चेंज आया, ये आपको पूछा है। तो कुछ नहीं, पहले इसके पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, हो गया क्वेश्चन। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ चुका है वो पॉज करके सॉल्व करो
और जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए तो मैं हूं, मेरे साथ सॉल्व करो, डोंट वरी। देखो क्या करेंगे अपन, पहले पहले हम 2 सेंटीमीटर की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो क्या है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर यू लिखता हूं मैं, ठीक है। यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/2 kx का स्क्वायर, 1/2 kx का स्क्वायर। तो 1/2 रहेगा अपना जैसे का तैसा, मल्टीप्लाई बाय k कितना है बेटा, k अपना 10, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए मीटर रखो, ठीक है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर रखा था, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपको मीटर मीटर में ही हम खेलेंगे, उसके बाद हम सेंटीमीटर पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये क्या है बेटा, k कितना है 10 इंटू x कितना है 2, मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 5 का 10 और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20 जूल। तो ये अपनी एनर्जी आ गई बेटा 2 मीटर की 20 जूल। अभी हमने कितना उसको स्ट्रेच किया 0.4, तो u इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 ब्रैकेट का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइम पास मत करो, आपको प्रोसीजर आती है, सभी को प्रोसीजर आती है, इसीलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसी खुद को मतलब ऐसे प्रैक्टिस करो कि आपको विदाउट फॉर्मूला देखिए पूरी पूरी की पूरी आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा ये आएगा अपना 5, ठीक है, तो सभी जानते हैं u इज इक्वल टू क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 का स्क्वायर 0.16, तो 16 5 का कितना होता है 80, तो u इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपना 0.8, राइट और नॉट। तो अपनी ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई ये कितनी आ गई बेटा, ये आ गई बच्चा अपने 0.8 जूल। ये थी अपनी U1, ठीक है, ये थी अपनी U2। हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा U, तो U1 माइनस U2, तो U1 कितना है बेटा अपना 20 माइनस 0.16 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 0.8। तो अगर हम 20 में से 0.8 माइनस करें तो कितना आएगा 10, तो यहाँ पे करता हूँ 20 माइनस 20 माइनस 0.8, तो यहाँ पे 0.0 ये हो गया अपना 1, ये 10 9 10 में से 8 गए 2 बचे 19.2, तो अपना जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो है 19.2 जी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो अपना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा 19.2 जी। पॉज करके नोट करो इसे, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हो गया, चलो ला 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 ला। टॉपिक को भी थोड़ी देर के लिए इरेज करता हूं मैं, ठीक है, और प्लीज यार कंसंट्रेशन से पढ़ो। हाँ बच्चा, कोई भी तुम्हें इसमें मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बच्चा बच्चा कर सकता है, कैलकुलेशन बच्चा बच्चा कर सकता है। तुम तो लेजेंड बच्चे हो, तुम क्या ऐसे थोड़ी हो, तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम क्या ऐसे ऐसे बच्चे हो क्या, तुम नीट के बच्चे हो, आईआईटी के बच्चे हो, आईआईटी के बच्चों को नीट के बच्चों को क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए, ठीक है, मतलब आएगा तुम्हें, डोंट वरी। देखो मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड when the spring is stretched by 2 centimeter, then its potential energy is capital U. What will be its potential energy when it stretched बाय 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन दू क्या मैं, ठीक है देता हूं ऑप्शन। मान लो पहला ऑप्शन है 16U, दूसरा ऑप्शन है अपने पास 8U, तीसरा ऑप्शन है अपने पास थर्ड 4U और फोर्थ है इतना नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, जिन बच्चों को आता है पॉज करके नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे, जिनको नहीं आता वो मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए एक बार मैं पेन चेंज करता हूँ, ठीक है, पॉज करके एक बार नोट करो। चलो देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि एक स्प्रिंग है
जिसको हमने कितने सेंटीमीटर में स्ट्रेच किया, 2 सेंटीमीटर में, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U है। अगर उसी स्प्रिंग को हम 8 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, ये हमें पूछा है। तो पहले आप तो जानते हैं कि U इज इक्वल टू क्या होता है, U इज इक्वल टू होता है 1/2 kx का स्क्वायर। तो पहले x क्या है बेटा, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम U को लिखेंगे, U इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1/2 k मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4k दैट इज 2k। तो U इज इक्वल टू क्या आया, 2k। तो ये हो गई अपनी पहली U की वैल्यू क्या आ गई, 2k। अभी देखो, अभी अपने डिस्टेंस में कितने हैं, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर होने की वजह से अब हम क्या लिखेंगे, U डैश इज इक्वल टू 1/2 kx का स्क्वायर। x अभी कितना है अपना, 8 का स्क्वायर। तो U डैश कितना रहेगा बेटा अपना, U डैश रहेगा 1/2 इंटू k। तो k मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 64। तो U डैश कितना रहेगा अपना, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये होगा अपना 32 k। तो देखो U डैश क्या आएगा अपना, 32 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय k। क्योंकि 32 के फैक्टर पढ़ते हैं, 32 इज इक्वल टू क्या, 16 मल्टीप्लाई बाय 2k। और ये 2k क्या है, 2k U की वैल्यू है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, U डैश इज इक्वल टू 16U। तो अपनी जो 8 सेंटीमीटर पर उसे स्ट्रेच करने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी बेटा, वो रहेगी 16U। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, पॉज करके नोट करो, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन और कंसीडर करेंगे जिसके बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी इसके आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसे पॉज करके नोट करो बेटा। चलो हो गया, सभी का हो चुका होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन ना। ये क्वेश्चन की टाइप होती है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको रोटेशनल मोशन का भी कंसेप्ट आएगा। तो वो क्वेश्चन हम इस लेक्चर में नहीं कवर करेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। क्योंकि तुमको मैंने रोटेशनल मोशन पढ़ाया ही नहीं, तो रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम तो नहीं कर सकते। देखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में रोटेशनल मोशन के भी प्रॉब्लम बनते हैं। तो जब तुम रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तब तुम्हारे वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ प्योर हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी देखो बेटा, मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg is sliding on horizontal surface with velocity 10 meter per second. Then it will collide on the spring. Then find distance traced by the spring. देखो क्वेश्चन है अपने पास, क्या कहता है क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज स्लाइडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब अपने पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक है कितने केजी का, 4 kg का, ठीक है, जो स्लाइड हो रहा है, ठीक है। सामने एक स्प्रिंग लगी हुई है, फॉर एग्जांपल इस तरह से स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग भी नहीं आ रही थी मुझे, ये स्प्रिंग है, ठीक है, डंडी डायग्राम में ये अपने पास स्प्रिंग है, अभी अच्छी है। तो क्या हुआ, ये 4 kg का ब्लॉक है, ऐसे स्लाइड होके जा रहा है, आराम से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग पे जाके कोलाइड हुआ, मतलब टकराया, तो जाहिर सी बात है जब ये 4 kg स्प्रिंग के ऊपर टकराएगा, वो स्प्रिंग वहां पे नहीं रहेगी, वो स्प्रिंग क्या होगी बेटा, कंप्रेस हो जाएगी। तो स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी, then it will collide on the spring, then find the distance traced by the spring। तो जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग के ऊपर टकराएगा, कोलाइड हो जाएगा, तब ये जो स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेस करेगी, ये तुम्हें पूछा है। मतलब तुम्हें x की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
बट जिन बच्चों को आता है वो कर रहे होंगे सॉल्व, और जिनको नहीं आता वो मेरा चेहरा देखो, ठीक है, और मेरे साथ सॉल्व करो। अभी तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ चुका है बेटा। देखो, ब्लॉक इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे जा रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड। वो क्या हो गया, उस स्प्रिंग के ऊपर जाके कोलाइड हो गया। इसका मतलब क्या, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई 0 हो गई, और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ थी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में तुमने क्या पढ़ा कि जो वर्क होता है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये तुमने चीज पढ़ी हुई है, आई होप तुमने पढ़ी हुई है, मैंने तुम्हें पढ़ाई है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 थी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ रही होगी, तो इसमें इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। बट मैंने तुम्हें अभी अभी ये भी चीज पढ़ाई है कि वर्क इज द पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड वर्डन। जब भी वर्डन स्टोर होता है तब जो है अपनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ये तुम्हें मैंने कहा है या फिर अभी पढ़ाया है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या है बेटा, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये तुमने अभी अभी पढ़ा है। और वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम इज द डेल्टा की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि वर्क तो स्टोर हो चुका है। देखो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1/2 kx का स्क्वायर, ठीक है। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो तो वर्क डन के बराबर है, और वर्क डन क्या है डेल्टा के के बराबर। तो हमें डेल्टा के तो मालूम होना चाहिए ना। देखो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, अगर चाहो तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। आपको मीनिंग समझ में आ चुका है। आपको एक बात मालूम है कि जो स्टोर्ड वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो हमें कहता है कि वो जो वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क सेम हुए, या इसका मतलब क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी सेम हुए। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1/2 kx का स्क्वायर। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv का स्क्वायर। तो ये फाइनल और इनिशियल सेम है, सॉरी फाइनल अभी 0 है, इसका मतलब जो भी बची हुई काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, 1/2 kx का स्क्वायर। 1/2 गेट्स कैंसिल। आई होप मैंने यहाँ पे आपको k की वैल्यू नहीं दी है। फॉर एग्जांपल अपने पास k की वैल्यू है, यहाँ पर रख लो 20 न्यूटन पर मीटर, ये अपनी k की वैल्यू है, ठीक है। देखो मास कितना है अपना 4 kg के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4। वेलोसिटी कितनी बच्चा 10, मतलब 10 का स्क्वायर। 1/2 गेट्स कैंसिल। k की वैल्यू कितनी है बेटा, k की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो x स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 20 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। 0 0 गेट कैंसिल, या तो डायरेक्ट लिखो 25 जा 100, ठीक है, और 4 5 जा 20 इज इक्वल टू x स्क्वायर। बट हमें कंपैरिजन पूछा है, मतलब x की वैल्यू पूछे, x स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आएगा बेटा x और यहाँ पे आएगा √20। तो √20 को हम लिख सकते हैं बेटा x इज इक्वल टू रूट में 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 5 का स्क्वायर रूट नहीं आता बट 4 का आता है, तो यहाँ पर अपना डिस्प्लेसमेंट कितने है बेटा 2√5 मीटर। तो इतना जो है उस स्प्रिंग में कंप्रेशन आया है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। सेम क्वेश्चन रहता है, बट अभी अपना जो ब्लॉक था वो स्लाइड कर रहा था। देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज स्लाइडिंग। तो वो क्या करता है, स्लाइडिंग के जगह पे वो रोलिंग डालता है। स्लाइडिंग की जगह पे क्या वर्ड यूज करता है, वो रोलिंग वर्ड यूज करता है। तो वो रोलिंग मोशन, वो रोलिंग वर्ड की वजह से वो जो ब्लॉक है वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब उसमें रोटेशनल मोशन भी आएगा और वो अपना ट्रांसलेशनल मोशन भी आएगा। तो उसकी वजह से उसमें 2 काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। तो उस केस में अगर तुम्हें स्लाइडिंग की जगह पे रोलिंग मोशन अगर दिया हो तो वो ब्लॉक वर्ड नहीं यूज करेगा, वो कहेगा कि एक रिंग है या फिर एक सिलेंडर है या फिर एक स्फीयर है। तो
तो सिलिंडर, स्फीयर और ये जो मैंने तुम्हें बताया था ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, तो I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। अभी तुमने वो चीज पढ़ी नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर रख दूं या फिर स्फीयर रख दूं और यहाँ पर रोलिंग वर्ड रख दूं और तुम्हें पढ़ाऊं, तो जिन बच्चों ने रोटेशनल मोशन पढ़ाई नहीं है उनको ये सब चीजें नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब यहाँ पे मैं आपको ब्लॉक की जगह पे स्फीयर रख दूंगा और यहाँ पर मैं रोलिंग रख दूंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये जो है मोशन इसके भी क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसे पॉज करके नोट करो। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। एक बार पॉज करके नोट करो बेटा। चलो हो गया, आई होप हो गया। देखो बच्चा, आज के लेक्चर में आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आ चुका होगा। लेक्चर सिंपल था। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो थी मैंने आपको आज प्योर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई है। कंजर्वेशन ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाया है, मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाया है, जो हम इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें हम एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे और चाहे हो सके तो हम उसमें कुछ एक और कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। बट आई होप तुम्हें पढ़ने में मजा आया होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हर एक चीज हमने आज डिटेल में स्टडी करी है। तो आज के लिए बस इतना ही था बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।